हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसन बाय अश्विनी सर। वंस अगेन आप लोगों का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता होगा कि अश्विनी सर का काफ़ी दिनों से लेक्चर वीडियो नहीं आ रहा है। तो अब आप दिल को थाम के बैठ जाइए, कॉपी किताब खोल करके बैठ जाइए और जो मैं बताने वाला हूँ लेक्चर वीडियोज़ में उसको बहुत अमल करते हुए, ध्यान से देखते हुए आप उसको समझने की भी कोशिश कीजिए। जो मैंने आपका लास्ट लेक्चर वीडियो अप टू 7 मैंने नॉर्मलिटी तक बताया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू आपको कर रहा हूँ। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स यू हैव टू वॉच माई लेक्चर वीडियोज़ एंड पेन एंड पेपर के साथ उसको फाड़ के रख देना है ना, फाड़ के रख देना है भाई एकदम। एग्ज़ाम में भी उसी तरह से फाड़ देना है। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि हर साल मेरे यहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों का अगला टारगेट आप ही लोग हो, ठीक है। फिर तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। नॉर्मलिटी में जहाँ तक हम लोग को ज़रूरत पड़ता है इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए, बहुत बच्चे का ये प्रॉब्लम आता है कि सर इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, आपका भी हो रहा होगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे पहले उसको ध्यान से समझ लें। हमारे बहुत सारे ऐसे जो नए बच्चे हैं जो अभी जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब को करना ना भूलें। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और जो बच्चे हमारे 11th में कुछ थोड़े बहुत नहीं भी पढ़े हैं, वो 12 में इस चैप्टर में यदि पढ़ने को बैठे हैं तो उनको आराम से 11th का भी मोल कॉन्सेप्ट का कुछ टॉपिक क्लियर होने वाला है। इसलिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये वीडियो। ध्यान से इसको देखना है और समझना है, राइट। तो चलिए पहली बात तो आती है नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास को जानना। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, बच्चा लोग आपको पता होगा इक्विवेलेंट मास का हिंदी क्या होता है? नहीं पता है? समतुल्यांक भार। समतुल्यांक भार, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सब्सटेंस का हम कोई एक ऐसा भार, ऐसा मास निकालने जा रहे हैं जो किसी अदर एलिमेंट के मास के साथ वो कंबाइन कर रहा है या उसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आ रहा है समतुल्यांक भार, मतलब आप वो मास निकालने जा रहे हो जो किसी एक के मास के तुलना में आप निकालने जा रहे हो। तो ये मास को हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। और कैसे डिफिनेशन से आपको दिख जाएगा, और इसके जो कुछ मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन करने का, वो सारे मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं समतुल्यांक भार के बारे में जान रहा हूं भाई। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ substance, number of parts by mass of substance which combines or displaces the। अब देखिए किसी एक सब्सटेंस के मास को मैं किसी और सब्सटेंस के मास की तुलना में मैं निकालने जा रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो वो हमारे लिए इक्विवेलेंट मास होगा। तो डिस्प्लेसेस दी 1 parts by mass of H2 हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब मान लीजिए H2 गैस को ध्यान से समझना है। H2 गैस को कंबाइन करने में या डिस्प्लेस करने में हमें कितना सब्सटेंस का मास जरूरत पड़ेगा वो हम लोग को जानना है। तो H2 गैस का यदि हम 1 मोल क्वांटिटी लेते हैं बुआ, 1 मोल, बच्चे लोग ध्यान देना, 1 मोल क्वांटिटी लेते हैं तो 1 मोल का ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? 1 मोल क्वांटिटी यदि मैं लेता हूं इसका तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? 2 ग्राम पर मोल। और जब 2 ग्राम पर मोल इसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा, यानी 1 मोल क्वांटिटी का मास, तो किसी भी गैस के 1 मोल क्वांटिटी को जब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर
वॉल्यूम मेजर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, 22,400 सीसी होता है। तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम कंसिडर करते हैं 2 ग्राम के लिए। तो फिर हमें यहाँ पे कितना लेना है, 1 पार्ट्स बाय मास। तो 1 पार्ट्स बाय मास के लिए कितना होगा, जब 2 ग्राम के लिए आपको 22.4 लीटर होते हैं तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, जल्दी बताओ। 11.2 लीटर, 11.2 लीटर एट STP। यानी आप यदि वॉल्यूम 11.2 लीटर के कंपेरेबली आप निकालते हो किसी भी सब्सटेंस का मास, तो हमारा इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, उसी तरह से 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ O2 गैस। अब यहाँ पर O2 गैस का इसी तरह से आप कैलकुलेट करके बताओ कि यदि हम 1 मोल क्वांटिटी ऑफ O2 गैस लेते हैं, 1 मोल क्वांटिटी ऑफ O2 गैस के लिए हमारे पास मास हो जाते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम मोलर मास, GMM जिसको बोलते हैं। 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल का वॉल्यूम जब STP पर मेजर करेंगे, जो कि ग्राम मोलर वॉल्यूम कहलाएगी, जो 1 मोल कहलाएगी, 22.4 लीटर होगी। तो 32 ग्राम के लिए जब 22.4 लीटर, तो आपको पता होगा 16 ग्राम के लिए 11.2 लीटर, राइट। तो 8 ग्राम के लिए 5.6 लीटर। तो 5.6 लीटर एट STP मेजर की जाती है। यदि इस वॉल्यूम पर भी हम उसकी तुलना करके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका मास इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। एंड 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ Cl2। अब देखो यहां मैं Cl2 के कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो Cl2 गैस के लिए ध्यान से समझना है बुआ जी, Cl2 गैस के लिए ध्यान से समझो आप। तो Cl2 गैस के लिए कितना होगा, Cl2 गैस के लिए कितना होगा, 1 मोल क्वांटिटी का मास हो गया 35.5 इंटू 2, यानी 35.5 इंटू 2 बोले तो 71 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल Cl2 गैस की क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 71 ग्राम पर मोल। अब 71 ग्राम पर मोल का ग्राम मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एट STP पर। 71 ग्राम पर मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, तो 35.5 ग्राम का कितना होगा, 11.2 लीटर एट STP मेजर किया गया होगा, राइट। तो इसकी तुलना में यदि हम निकालते हैं किसी सब्सटेंस का पार्ट्स बाय मास, तो वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन। आ गया समझ में अच्छी तरह से। आपसे कोई कहे व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास, तो आप सीधी सी बोल दो भैया, एकदम बिना सोचे समझे बोल दो कि किसी सब्सटेंस के मास को किसी अन्य के सब्सटेंस के मास से तुलना करके निकालने वाला भार, उसे हम कहते हैं समतुल्यांक भार। और कितना ठेठ में बोले भैया, ठीक है। तो चलो 11.2 लीटर एट STP हम लोग समझ गए। Cl2 का होता है वॉल्यूम, जहां पर उसका मास 35.5 ली जाती है। 5.6 लीटर एट STP पर O2 का मास O2 का वॉल्यूम लेते हैं, तो वहां पर उसका मास 8 ग्राम ली जाती है। 11.2 लीटर एट STP पर हाइड्रोजन गैस का कम लेते हैं, तो वहां पर मुझे 1 पार्ट्स बाय मास लेने होते हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में रख के चलना होगा। आप इसको पूरी तरह से पहले कॉपी पेस्ट करो जल्दी जल्दी क्विक सारे बच्चे, उसके बाद मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, हो गया। तो मैं मिटाता हूं इसको। हो गया सबका, चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास के डिफिनेशंस को तो जान गया। मुझे यहाँ पर खास करके जो इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताए थे वो हमारे फैराडेज ने, माइकल फैराडे ने, जब वो उन्होंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस
के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात एक बड़ी बात बोल दी थी कि किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास किसी सब्सटेंस को प्राप्त करने में किसी इलेक्ट्रोड पर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आप ध्यान से देखो, मैं फिगर से समझा दे रहा हूँ, जस्ट रफ फिगर। आपने 2 इलेक्ट्रोड लिया, इसको कहीं ना कहीं से आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया, सप्लाई दिया, ठीक है, 20 वोल्ट का सप्लाई दिया। आपको पता है कि चार्ज का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो कहलाता है, वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो इधर की ओर चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर है बुआ? अब ये बताओ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। इनके अपोजिट डायरेक्शन में आप लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड आई एम्पियर, और जिसे हम कहते हैं कॉन्वेंशनल फ्लो। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल फ्लो। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया हो, सपोज करो आपने सोडियम क्लोराइड लिया, NaOH लिया, H2SO4 लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, मुझे नहीं पता, मैंने MX लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया। अब जैसे ही चार्ज इसके अंदर आएगा, अब बताओ ये जो चार्ज जिस इलेक्ट्रोड से होकर के गुजर रहा है, अंदर आ रहा है, वो इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे बुआ? 10th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे बताओ? कैथोड या एनोड? दिस इज कॉल्ड कैथोड, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रोड है जिस पर पॉजिटिव आयन आकर के अट्रैक्ट करने वाला है, कैटायन आकर अट्रैक्ट करने वाला है, दिस इज कॉल्ड कैथोड। और ये वो इलेक्ट्रोड है बुआ जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे एनोड, ठीक है, इस पर अनायंस आकर के डिपॉजिट कर रहा है, एनोड, ये एनोड कहला रहा है। अब सोचना है कि ये जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस हमारे इन 2 इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी होगी, ये जानना जरूरी है। तो यहां पर उन्होंने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोड्स पर प्राप्त करने के लिए यदि हम उसकी मास 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो मुझे 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बउआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो लगभग 96,487 कूलम्ब्स आएगा, और अप्रोक्सीमेटली इसी को हम कैलकुलेट करते हैं तो लिखते हैं 96,500 कूलम्ब। तो 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी यदि जरूरत पड़ रही है तो कोई भी सब्सटेंस मात्र 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट होने वाला है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास ही डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। तो ये फैराडेज ने इसके बारे में डिस्कस किया था और वहां से इस चीज को लिया गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये रफ जो है मैं इसको लिखा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। नोट कर लिया आपने? कर लिया जी? ओके, बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा मुस्कुराओ यार, इतना टेंशन में क्यों हो? हैं? पेन पेपर लेके बैठ गए हो, जैसे लग रहा है कि चेहरे गिराए हुए हो। हाँ, मुस्कुराते भी रहो यार, हंसते खेलते रहो, हंसते खेलते हुए पढ़ाई भी करते रहो, रिजल्ट देना है ना भैया। मुस्कुराना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू है। तो देखो, इसके कुछ मेथड्स हैं जिनको हमें जानना है।
मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, नोट कर लीजिए इसको, इक्विवेलेंट मास। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। पहला तो आपका मेथड है, फर्स्ट मेथड है जो डिटरमाइन करने का तरीका बताया गया था, वो है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा लेक्चर वीडियोस वॉच करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं पर डे आपको लेक्चर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और पर डे आप इवन मेरा टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा आपका टेलीग्राम लिंक, उस पर आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो, क्योंकि मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़े हुए जो भी हमारे बच्चे हैं वो जो हमारे अचीवर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी, रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी वो अवेलेबल हैं। खास करके हमारे IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर में भी बच्चे हैं, बहुत सारे NIT कॉलेजेस में भी हैं। तो मैं जो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़े हुए हैं, यदि आप 24/7 मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ टेलीग्राम लिंक पर, आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हो और उसको जब भी हम देखते हैं तो अपने डाउट्स बच्चों का क्लियर भी करते रहता हूँ। इसलिए आप थोड़ा मेरे लेक्चर वीडियोस को वॉच करेंगे और टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होंगे, ठीक है। H2 डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। H2 डिस्प्लेसमेंट मेथड में कहता है कि जो भी मेटल का मास हमने ऑब्टेन करने चला है इलेक्ट्रोड्स पर, तो मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय, बोलो ना, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ, अरे यार बोलो यार, कोई बोलो, मास ऑफ H2 गैस, मास ऑफ H2 गैस डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 गैस डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट शॉर्ट मार देता हूँ यार, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 गैस डिस्प्लेस्ड, ठीक है, H2 गैस डिस्प्लेस्ड, क्लियर है। तो H2 गैस डिस्प्लेस्ड, यहां से ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मुझे जानना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 जिसका कंपेयर में मैंने किसी मास का मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो हमने ये लिया था कि बाय डेफिनेशन कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को डिस्प्लेस करने में जो भी हमें मास ऑफ मेटल ऑब्टेन हो रहा है वो हमारा इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। तो मान लीजिए 1 ग्राम या 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ H2 को डिस्प्लेस करने में जो भी हमारा मास ऑफ मेटल प्राप्त हो रहा है वो E है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ H2 को डिस्प्लेस करने में क्या लिया गया था, 1, ठीक है, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए एक हो गया। जैसे कभी कभी आपका सवाल इस पर आ जाएगा, मैं इस सारे पे सवाल आपको डिस्कस करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये बस याद रखिएगा, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड। क्योंकि फैराडेज ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो भी W होता है वो इक्विवेलेंट मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कब बोला था, अपने फैराडेज के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू दिस। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इक्विवेलेंट मास एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह फैराडेज का सेकंड लॉ था और उसी के कॉन्सेप्ट पे लिया गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग चलेंगे, यह फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है, अब बोलोगे कि सर इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कैसे डील कर सकते हैं, तो थोड़ा सा समझने की बात है। तो चलो मैं एक हल्का सा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ।
जैसे आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर if 64 gram of copper, 64 gram of copper displaces the 2 gram of H2 gas, 2 gram of H2 gas, तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। यानी क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इफ 64 ग्राम ऑफ कॉपर डिस्प्लेसेस द 2 ग्राम ऑफ H2 गैस, 2 ग्राम ऑफ H2 गैस। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है, इफ 64 ग्राम ऑफ कॉपर, mass of copper is given, 2 gram of H2 is displaced, mass of H2 is displaced, ये भी दिया हुआ है, put the value and get the answer। कितना हो जाएगा? 64 by 2 is equal to ECU by 1 ले लेंगे, ECU बराबर 32, दिस इज द आंसर। तो जहाँ हमें कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये फार्मूला हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। कभी बाई चांस क्या कह देगा, इक्विवेलेंट मास दिया रहेगा, इक्विवेलेंट मास किसी मेटल का दिया रहेगा और आपको मास ऑफ मेटल जो डिस्प्लेस करने वाला है H2 के दिए गए मास को, H2 के दिए गए मास को वो मास ऑफ मेटल पूछ देगा। तो इसी को इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। हो गया, नोट कर लिए, चलिए नोट हो गया। दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा जो मेथड्स है वो है ऑक्साइड मेथड्स, ऑक्साइड मेथड्स। इसमें क्या आपको फॉर्मूला याद रखना है, सारे बच्चे याद रखो, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2 गैस। या तो ये कंबाइन इसके साथ कर रहा होगा या डिस्प्लेस इसको कर रहा होगा, बट मोस्टली कंबाइन कर रहा होगा। तो O2 गैस के साथ जब कोई मास ऑफ मेटल कंबाइन कर रहा है, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ O2। हमने क्या लिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ O2, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ O2। वहाँ पर क्या लिया गया था, वो इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 लिया गया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 लिया गया था जो 8 पार्ट्स बाय मास था। तो चलिए भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मुझे नहीं पता, इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 मुझे पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो इतना हम लोग लेंगे, यही हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब छोटा सा सवाल ऐसे ही जो मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेट द
quantity of metal, quantity of copper solid deposited which has combined with 4 gram of O2, 4 gram of O2 if its equivalent mass is 32 gram. If its equivalent mass is 32 gram. कैसे निकालोगे बुआ? एवरीथिंग इज गिवन. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर. जो भी इलेक्ट्रोड पर क्वांटिटी ऑफ कॉपर मिलने वाला है, जहां पर हमें कंबाइन करने वाला है O2 के साथ, वो O2 कितना ले रहा है वहां पे? 4 ग्राम. तो 4 ग्राम O2 के साथ वो कंबाइन कर रहा है. वहां पर कॉपर का इक्विवेलेंट मास ऑलरेडी मेजर कर दिया गया, वो 32 ग्राम. बताओ वो क्वांटिटी क्या होगी कॉपर की, जिस पर उसका इक्विवेलेंट मास 32 ग्राम मिलनी चाहिए, और वहां पर कंबाइंड किया हो ऑक्सीजन के साथ वो 4 ग्राम के साथ, तो क्या होनी चाहिए? टेल मी दैट. पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर. चलिए, तो फॉर्मूला क्या है आपका? मास ऑफ मेटल है ना. अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला. तो मास ऑफ मेटल निकालना है. मुझे नहीं पता सर, बता दो कितना होगा. मैं मान लिया x ग्राम सर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2 4 ग्राम दिया हुआ है. इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 32 already is given, and we know that the equivalent mass of oxygen will be 8 ग्राम parts by mass. तो 8 ग्राम यहाँ पे लिख दूंगा. 8 4 8 4 32, and x is equal to परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x is equal to 16 ग्राम. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी हमारा क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा वो 16 ग्राम का डिपॉजिट हो रहा होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास 32 ग्राम मेजर की गई थी, और जिसका 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर रहा था. इज दैट क्लियर? यस सर. हो गया. चलिए, भाई आजकल कौन सी अच्छी मूवी आई है? अरे कौन सी अच्छी मूवी आई है बताओ. किसी का भाई किसी की जान. किसी की भाई और किसी की जान. वाह, क्या बात है. बच्चे पूरे अपडेटेड हैं हमारे. कोई बात नहीं, थोड़ा एंजॉय भी लाइफ में करना चाहिए. बस यही दिमाग में रखना है बउआ कि किसी की भाई हो तो किसी का भाई बन के ही रहना, और किसी के भाई बन के ही रहना ज़्यादा अच्छा होगा. और जान तो फिर वो खुद ब खुद आपकी किस्मत में लिखी है, वो अपने परिवार पे छोड़ देना. लेकिन जान बनाने के लिए पहले अपने कर्म को करो, और इतना अच्छा कर्म करो कि जान खुद ब खुद तेरे पास दौड़ के आ जाए. तो ये चाहिए, किसी के भाई और किसी की जान नहीं. वो फिल्म की बातें हैं. रियल लाइफ में भाई का बहन का भाई बन के ही रहना ज़्यादा उचित है. चलिए,
थर्ड जो हमारा है मेथड्स, वो थर्ड मेथड्स है क्लोराइड मेथड्स। क्या है? क्लोराइड मेथड्स। क्लोराइड मेथड्स। क्लोराइड मेथड्स। क्लोराइड मेथड्स। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग वही बहुत सिंपल सा फार्मूला लेते हैं जो एज यूजुअल घिसी पिटी लेते आए हैं। मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ Cl2, मास ऑफ Cl2 वेदर कंबाइंड और डिस्प्लेस्ड। तो मास ऑफ Cl2 मान लो कंबाइन ही कर रहा होगा, मास ऑफ Cl2 क्योंकि बहुत सारे इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ये बहुत सारे अनायन फॉर्म कर सकते हैं, तो यदि इनके अनायन है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होते हैं, वो डोनेट ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेंगे ही। तो मास ऑफ Cl2 के साथ ही कंबाइन करेगा, वो मेटल ऑक्सीडाइज ही करना चाहेगा जब वो Cl के साथ कंबाइन करेगा। तो मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ Cl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 35.5, यानी कि मैंने क्या लिया था? इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मैंने E लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 35.5। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ठीक है। क्लियर, एकदम क्लियर ही नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ये बात याद रखना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो चलो भाई, इस फॉर्मूले पे हम लोग को लेके चलना है सिंपल सा क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ये सारा खेला जो है ना, ये जो भी आप निकाला गया है वो फैराडेज के द्वारा दिया गया। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि फैराडेज महोदय ने अपने इलेक्ट्रोलाइसिस में इस चीज़ को देखा था, और ये सारे जो आपकी घटनाएं दिख रही हैं, वो जो भी मेथड्स आप अप्लाई कर रहे हो वो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ही हमको समझ में आया था, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए ज़्यादा हम लोग को पैनिक नहीं होना है और इतना डीप में भी नहीं जाना है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग 10th क्लास से बचपन से सीखते आ रहे हैं। सबको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? हाँ। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इफ इट्स 40 ग्राम, if it's 40 gram is combined with 4 gram of Cl2 गैस। अब मैं यदि कंडीशन ले लेता है STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहाँ 4 ग्राम का कितना वॉल्यूम होता वो हमको लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर मेंशन्ड है, प्रेशर मेंशन्ड है, उसके फिजिकल कंडीशंस मेंशन्ड है। तो मैं वॉल्यूम लेके चलता, फिर वॉल्यूम को मैं मास में कंपेयर करता। मैंने एक सिंपल सा आपको दिया है जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि मास दे रखा है, मैंने वॉल्यूम नहीं दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम में जब क्वेश्चंस वॉल्यूम में भी रहते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि हमें जो भी वॉल्यूम यहाँ पे लेने होंगे वो वॉल्यूम लेने होंगे जो STP पर इतने मास प्रोसेस करता हो। STP पर वो वॉल्यूम लेने होंगे जो इतना मास प्रोसेस करता हो, और फिर वहाँ पर उसकी मुझे इक्विवेलेंट मास निकालनी होगी। फिर यहाँ भी मुझे वैसे ही कुछ मास ऑफ मेटल लेना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ Cl2 STP पे लेना होगा, वॉल्यूम ऑफ Cl2 STP पे लेना होगा। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ Cl2 के साथ वो कंबाइन कर रहा है STP पर। ठीक है, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। यदि यहाँ मास दिया है तो यहाँ मास दिया लिखना है आपको, याद रहे इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ मास दिया है तो आपको यहाँ मास लेना होगा।
यहाँ यदि Cl2 का वॉल्यूम दिया होगा तो आप यहाँ वॉल्यूम लेंगे। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन का मास दिया होता तो यहाँ वॉल्यूम मास ही लेना है। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है तो यहाँ वॉल्यूम ही लेना है। ठीक उसी तरह से H2 में भी मास ऑफ H2 की जगह पर यदि वॉल्यूम ले रहे हो तो यहाँ वॉल्यूम लिया होना चाहिए। मास ऑफ H2 की जगह पर यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की जगह पर वॉल्यूम ही लिया होना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन में आपको इंडिकेट कर देगा कि कौन सा लेना है, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा मैंने आपको फार्मूला मास बेस्ड इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए निकाला है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इफ इट्स 40 ग्राम इज कंबाइंड विथ 4 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। चलिए, डाटा इज एवरीथिंग ओके। तो इक्विवेलेंट मास निकालना है। 40 ग्राम मास दिया हुआ है बुआ मेटल का, पता नहीं कौन सा मेटल होगा, कोई भी। उसको कंबाइन किसके साथ कर रहा है? 4 ग्राम Cl2 के साथ। इक्विवेलेंट मास निकालने को बोल रहा है मेटल का, मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि 1 ग्राम 35.5 ग्राम पार्ट्स बाय मास ऑफ Cl2 के लिए जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना होगा? 35.5 लिया गया है। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास यहाँ पे 35.5 लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल लो। 10 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, तो 355 ग्राम। बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है इक्विवेलेंट मास। कोई बात नहीं, ये तो अपने खुद से डाटा लिया है मैंने। तो इस तरह से हमें निकल जाएंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 355 ग्राम आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? हो गया? चलिए, डन, वेरी गुड। एक लास्ट फॉर्मूला है इसका, ये डिटर्मिनेशन मेथड्स में बता रहा हूँ भैया। मैं आपको इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, खास करके सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी चैप्टर के लिए जो जरूरी है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो जरूरी है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में जरूरी है, वहाँ पर वो कैसे कौन कौन से फार्मूला यूज़ करना, जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा जिससे इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है, वो अभी मैंने ही स्टार्ट किया। ये मैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए ये मत सोचना है कि सर बुक्स उलट के देखना, तो देखना कि एनसीईआरटी में सर ये दिया हुआ है, साइड बुक में ये दिया हुआ है, सर ये कहाँ से बता रहे हो, ये तो दिया ही नहीं है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, इक्विवेलेंट मास का डिटर्मिनेशन का तरीका बता रहा है। चौथा जो आपका मेथड्स है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड या डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड्स या डबल डिकम्पोजिशन मेथड। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता था कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जब जुड़ता था तो उसमें उनके आपस में जो आयंस थे वो एक्सचेंज होते थे, और एक ऐसा भी प्रोडक्ट बनता था जो प्रिसिपिटेट के रूप में होता था, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाता था, है ना। ठीक मैं उसी रिएक्शंस को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। मैंने AB एक्वस लिया, CD एक्वस लिया, और फाइनली जब ये रिएक्शंस हुआ, इनके आयन इनके के साथ कंबाइन कर, जैसे ये कटायन है बेसिक रेडिकल है, यह अनायन है एसिडिक रेडिकल है, यह कटायन है बेसिक रेडिकल है, यह अनायन है एसिडिक रेडिकल है। तो इसका ये जो अनायन है इसके कटायन के साथ जुड़ेगा, और इसका अनायन इसका कटायन के साथ जुड़ेगा, हाँ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, भाईचारा निभाएगा ना, होना भी चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाना है। तो यहाँ पर भाई भाई एक हो जाएंगे ना,
ठीक है, अब बहनें बहनें एक हो जाएंगी, ये होना चाहिए। अब किसी के भाई किसी की जान बन के नहीं रहना चाहिए। बड़ा तुम लोग पिक्चर के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ए ने जब डी के साथ कंबाइन किया तो ए डी कंपाउंड जैसा प्रिसिपिटेट बनाया। ये प्रिसिपिटेट का साइन है, वो है जो नीचे की ओर एरो रिप्रेजेंट करता है प्रिसिपिटेट को, और बीच एक्वस दिखेगा। ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस होगा जो प्रिसिपिटेट के रूप में होगा। ठीक है, ओह शिट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं कि मास ऑफ, मान लो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के कंपाउंड हैं, ए बी भी और सी डी भी। कोई बच्चा बोलता है सर आप यहाँ पर मास ऑफ ए बी क्यों ले रहे हो, मास ऑफ सी डी क्यों नहीं? दैट इज अप टू यार, आप डिसाइड करो, आपको जो लेना है ले लो। मेरी मर्जी लगी मैं ए बी को लूंगा, तुम कहोगे सर आपकी मर्जी ही तो चलेगी ना। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं कह दिया तुम सी डी ले लो, तो फिर वहां पर गलत हो जाता है। तो इसका मतलब कि मैं स्पेशली ए बी को ही ले रहा हूं या स्पेशली मैं सी डी को ले रहा हूं, इसके पीछे रीजन है कि वो कोई ना कोई एक सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट है जो अपनी पूरी पूरी रिएक्शन में कंज्यूम कर ले रहा है। मैं इसलिए ए बी को सिलेक्ट किया जो मेरे लिए इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है, जो अपने आप को पूरी पूरी कंज्यूम कर ले रहा है। मैं आपको सी डी के लिए अलाउ नहीं किया। यदि सी डी आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट दिखता है जो पूरी पूरी कंज्यूम कर ले रहा है, रिएक्शंस को आगे बढ़ा दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है कि यह रिएक्शंस यहीं पे स्टॉप हो रहा है ड्यू टू इसकी क्वांटिटी की वजह से, ये पूरी पूरी इसकी कंजम्पशन की वजह से, तो फिर सी डी आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ में आया? तो मैं यहां पर इन दोनों में आउट ऑफ दिस ओनली वी हैव सिलेक्टेड वन ऑफ कंपाउंड विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए मत बोल देना कि सर ने ए बी ले लेथिन हो तो हम ले ले भाई सी डी का हो बिहार के लोग। पक्का बिहारी भाई सबसे भारी होता है, मान के चलना हो गया। लेकिन हर जगह बिहारी का भाई रुतबा तो अजीब होता है, हैं? बिहार के लाल जो हमारे होते हैं वो आईएएस टॉपर भी होते हैं। बिहार के लाल हमारे आईआईटीएन भी होते हैं, रैंकर्स भी होते हैं। हर फील्ड में देखो बिहारी सब पे भारी पड़ जाता है भाई। लेकिन बिहारी को लोग क्या समझ लगता है, गाजर मूली। बिहारी लोग फाड़ के रख देगा, समझ लेना। बिहारी सब पर भारी होता है। मास ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय क्या लेंगे बोलो? मास ऑफ ए डी प्रिसिपिटेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डी प्रिसिपिटेट। कभी कभी समटाइम्स ये हो जाता है कि अब हम अलग अलग कंपोनेंट्स में जब इसको देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये भी एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये कंज्यूम हो रहा होगा। जब कंज्यूम हो रहा है और आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराने चले हो तो वहाँ पर इसके कुछ कटायन और अनायन के भी सब्सटेंस प्राप्त हो रहे होंगे ना। तो इनके कटायन इनके अनायंस के सब्सटेंस प्राप्त हो रहे होंगे इलेक्ट्रोड पर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फिर उस सब्सटेंस का क्या इक्विवेलेंट मास होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। बोलोगे सर क्या ये भी टूटेगा? ये प्रिसिपिटेट है, क्यों नहीं टूटेगा? हाई इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, आयंस को तो तोड़ ही देगा। तो इनके जो आयंस भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रोड्स पर, तो उनका भी जिस कैटायन यदि कैथोड पे जाता है तो उसका जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसका इक्विवेलेंट मास लेंगे। अनायंस जो है एनोड पर जाता है
तो उसका जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा उसका इक्विवेलेंट मास लेंगे, तो होना ही है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो सबके लिए होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि डिसोल्यूशन देख रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहा हूं। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस मेथड, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया। तो ये जो फॉर्मूला पर मैंने आपको बताया, आज का जो मेरा लेक्चर वीडियो था इस पे, ये तो मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन टॉपिक हो गया, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। अब मैं अगला जो लेक्चर वीडियो बनाने जा रहा हूँ या जो मैं आपको अपलोड करूँगा वो होगा हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो आज के लिए मैं यहीं पे आपको एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर वीडियोस एंड बाय।